वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूं और ये टॉपिक जो है चाहे इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन 12th का हो, चाहे 10th का हो, या फिर यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है। अब यदि इसके क्वेश्चंस की बात किया जाएगा तो जो सारे एक दिवसीय एग्जामों में इस पर जो है बेस्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक, तो उस टॉपिक का नाम है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है प्रतिरोधों का संयोजन। तो इसको जानने से पहले आप लोग जान लीजिए कि प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। उससे पहले समझिए कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध किसी चालक का गुण है। क्या है? प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो उसमें बहने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है। जैसे कि अगर धारा कहेगा हमको इधर जाना है तो तुम्हारा पैर पड़ के खींचेगा, इस तरीके से काम करेगा। ठीक, धारा क्या करता है, विरोध। धारा क्या करता है, विरोध करता है प्रतिरोध। ठीक, तो इसको डिफाइन करना प्रतिरोध को, तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध, या फिर इंग्लिश क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रेजिस्टेंस। क्या करते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसका कॉम्बिनेशन जो है, इसको जो है दो प्रकार से जोड़ा जाता है। क्या है? दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है या फिर जोड़ा जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। प्रतिरोधों का संयोजन पहला एक होता है श्रेणी क्रम, इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है आपका समांतर क्रम। समांतर क्रम इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन और कैसे करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब कि एक सिरा उठाइए। ठीक, एक सिरा आपका हो गया, एक रेजिस्टेंस के दो सिरा होता है। ठीक, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव की बात नहीं करते, सिर्फ सिरा की बात करते हैं। तो अगर आपका दो सिरा है एक रेजिस्टेंस का, तो जो दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा, दूसरा रेजिस्टेंस का पहला सिरा पहले रेजिस्टेंस के दूसरे से, मतलब पहले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से जोड़ा जाएगा। ठीक, अब आगे करेंगे तो जो तीसरा रेजिस्टेंस जब जोड़ेंगे तो तीसरा रेजिस्टेंस का पहला सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरा सिरा से जोड़ा जाएगा। देखिए, तो इसको अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम इसको जोड़ा जाए। देखिए, अगर मान लेते हैं एक प्रतिरोध ऐसे है। अब देखिए, ये स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है। स्टैंडर्ड सिंबल का मतलब ये होता है कि इसका रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है, ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये क्या होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये होता है रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड साइज। जो हम लोग किताब में बताया तो कैसे भी वो क्या होता है, गलत माना जाता है। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ स्टैंडर्ड की बात नहीं करते, ड्राइंग में आता है। तो आप कैसे बना सकते हैं, रेजिस्टेंस होना चाहिए। देखिए, मान लेते हैं रेजिस्टेंस है, श्रेणी क्रम में जोड़ना हो तो श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा जाएगा कि आपका एक रेजिस्टेंस का इसका पहला सिरा एक है, दूसरा सिरा, दूसरे सिरे को जोड़ना होगा तो दूसरे प्रतिरोध जोड़ना होगा तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरा से क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। मतलब दूसरा प्रतिरोध जो है पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से इसका पहला सिरा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा पहले प्रतिरोध के दूसरा सिरा से, फिर आगे जोड़ना होगा। तीसरा रेजिस्टेंस जो होगा इसके दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाएगा। ये बनता है आपका श्रेणी क्रम। अब देखिए, हम बात करते हैं संयोजन का। अब इसके लिए भाई कितना प्रतिरोध कैसे घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या लगाना, बैटरी। जब तक बैटरी नहीं लगाएंगे तब तक कोई भी चीज मतलब का नहीं है। हम लगा देते हैं बैटरी जिसका सप्लाई क्या है, वी। क्या है, वोल्टेज विभवांतर क्या मानते हैं इसको, वी। चाहे बैटरी में लगा ले, चाहे एसी सिग्नल, कोई इससे मतलब आपका फिलहाल इसमें। ठीक, एक है वी। ठीक, ये हो गया वी। मान लेते हैं कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 क्रमशः एक दूसरे के समांतर श्रेणी क्रम जुड़े। क्या है, मान लेते हैं कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो मान लेते हैं प्रतिरोध एक है R1
आपका प्रतिरोध R2 और एक का है R3। तीन प्रतिरोध क्रमशः जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक, किसमें जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। अब देखिए क्या होगा, ये तीनों प्रतिरोध आपके जुड़ गए तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 क्रमशः श्रेणी क्रम में, या फिर एक दूसरे से ऐसे डाल दीजिएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, दो किरचॉफ का नियम जानना जरूरी है और यहाँ पर ओम का नियम, दो नियम जानना जरूरी है। किरचॉफ का नियम आपसे इंटर में मिलेगा, आपका हाई स्कूल में नहीं मिलेगा ये, और ओम का नियम इसी चैप्टर में है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात हैं किरचॉफ के नियम का। किरचॉफ के दो नियम होते हैं, केवीएल और केसीएल। किरचॉफ, केवीएल का मतलब होता है, बताते हैं इसको, केसीएल। केवीएल मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज ला, क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज ला। ठीक, या फिर किरचॉफ का वोल्टता नियम, क्या होता है? किरचॉफ का वोल्टता नियम। यह होता है किरचॉफ का करंट ला। केसीएल मतलब होता है किरचॉफ, किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम है किरचॉफ। ठीक, किरचॉफ वोल्टेज ला मतलब किरचॉफ का वोल्टेज का नियम और किरचॉफ का करंट का नियम। तो हम बात करते हैं वोल्टेज की। ठीक, किरचॉफ वोल्टेज का नियम का किसी बंद पास में बहने वाली जब ये क्या है आपका एक वोल्टेज। ठीक, तो इसमें वोल्टेज का योग जो होगा पूरा V के बराबर होगा। ठीक, पूरे का होगा V के बराबर होता है वोल्टेज। या फिर एक बंद पास है, ये दूसरा बंद पास रहता है अगर आगे, तो किसी एक बंद पास का जो है V का वैल्यू या फिर इसका एक अलग बीजगणितीय योग का होता शून्य होता है। ठीक, तो ये जो कैपिटल V है ये तीन भागों में बट जाएगा, तो V1 V2 V3 का योग के बराबर होगा। या फिर यदि जो है, लेकिन यहाँ पर लेकिन एक ही लाइन में हो तो करंट समान होगी। अगर यहाँ से आपका करंट आई जा रहा है, क्या जा रहा है? करंट आई, तो जो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका धारा जाएगा वही धारा यहाँ पर मिल जाएगा। तो धारा क्या है? समान रहती है। ठीक, तो सीरीज क्रम में धारा क्या रहती है? समान रहती है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। क्योंकि यदि अगर आपको जो यहाँ से एक ट्रांसफार्मर के पास बल्ब जल रही है और उसको क्या करिए कि कुछ दूरी पर ले जाकर बल्ब जलाइए और बीच में बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा दिए, क्या होगा? तो हर एक वोल्टेज क्रॉस क्या होगा? हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक, ये होता है आपका तो इसमें कहा धारा तो हर जगह समान, लेकिन हर एक प्रतिरोध के क्रॉस का होगा वोल्टेज अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं कि प्रतिरोध R1 जो है, R1 यहाँ से आते हैं, इसको पॉइंट A B मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर A B C और ये D मान लेते हैं। तो A और B के बीच वोल्टेज जो होगा, अब देखिए वोल्टेज कितना होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? किसी चालक तार में बहने वाले किसी चालक तार के दोनों सिरे के बीच का विभवांतर, समझिएगा, किसी चालक तार के, क्या होना चाहिए? चालक तार, किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक तार में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। ठीक, ऐसे बोल सकते हैं, जब किसी चालक तार के भौतिक अवस्था जैसे तापमान, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसे क्या है? ओम सलाह। देखिए ओम सलाह देख लेते हैं। ओम का नियम, यह भी ओम का नियम भी परीक्षा में 2 नंबर का हर साल पूछा जाता है। ओम का नियम क्या पूछ देगा कि ओम का नियम क्या होता है? ये इंटर में भी पूछता है और हाई स्कूल मतलब 10 पूछे। ठीक, पूछ देगा ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम बताएंगे कि जब किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, क्या किया जाए? भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उस चालक तार में उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक तार में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, होता है ओम का नियम। क्या होता है? ओम का नियम। तो इसको लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल I। तो अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो आता है बराबर IR। यही होता है आपका रेजिस्टेंस। यही चीज देखिए अब यहाँ आएगा। तो हम ये पूछ रहे थे कि इनके A और B के बीच रेजिस्टेंस का होगा, तो V IR के बराबर होगा। यदि देखिए अब हर एक क्रॉस रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो A और B के बीच, या फिर ये बोल सकते हैं R1 के क्रॉस वोल्टेज, प्रतिरोध R1 के क्रॉस, या फिर R1 में क्या होता है? वोल्टेज। ठीक,
R1 के प्रतिरोध R1 के प्रतिरोध R1 के अक्रॉस वोल्टेज R1 के अक्रॉस वोल्टेज। अब देखिए क्या कहा है कि वोल्टेज अलग अलग होगा, क्योंकि अभी बताए हैं किसी बंद पास में केवीएल किसी बंद पास के, जैसे एक लूप है, अगर यहाँ पे दूसरा लूप होता है, मान लेते हैं सर्किट आगे गई है ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके गई है, तो वह यहाँ पर भी वोल्टेज क्या होता, पूरा बीजगणित योग शून्य होता, मतलब जो करंट वोल्टेज यहाँ होता पूरे अलग अलग जितने डिवाइड में बटा है उसके योगफल के बराबर होता है। तो इसका अलग होता है, इनका अलग होता है। ये एक बंद पास, मतलब एक क्लोज सर्किट होना चाहिए, ठीक। क्लोज सर्किट मतलब एक पूरा, अगर यहाँ से ब्रेक कर दिए सर्किट का भी ब्रेक, अब यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, क्लोज पाथ, ठीक। तो केवीएल के अनुसार क्या हो गया कि वोल्टेज जो यहाँ पे वोल्टेज भी है वही वोल्टेज पूरे में होगी। अब 3 भागों में बढ़ जा रहे, तीनों का अगर जोड़ना पड़ेगा तब जाकर के पूरे वोल्टेज के बराबर आएगा। तो यहाँ से अक्रॉस वोल्टेज का हम लेते हैं V1। तो प्रतिरोध R1 के अक्रॉस वोल्टेज अगर V1 है और इनके अक्रॉस क्या है V2, यहाँ से यहाँ तक क्या है V2, जो थोड़ा सा मिटा देते, इनके अक्रॉस का वोल्टेज V2 और C और D के बीच का है वोल्टेज V3, ठीक। तो हमको V निकालना होगा, तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V है, तो लिखेंगे V1 बराबर V1 है। अब V1 के बाद यहाँ पाइएगा ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियम क्या कर रहा है कि चालक तार यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुपाती होता है। यहाँ से जो कांस्टेंट इसको हटा दिया जाएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को, तो आता है R बराबर कर आता है R, क्या बोलता है प्रतिरोध, तो इसके बराबर होगा, क्या होगा, इनके बराबर होगा। तो ये लिख सकते हैं V बराबर I, क्योंकि प्रतिरोध का है एक ही है, धारा क्या है एक ही है, ठीक, धारा क्या है एक ही है, तो क्या हो जाएगा I R1 हो जाएगा यहाँ पे। तो धारा एक ही क्यों, इसको बारे में समझिए, थोड़ा सा समझिए केसीएल के नियम। केसीएल का होता है किसी चालक में या फिर किसी तार का या फिर किसी जंक्शन में किसी संधि पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। जिससे इसको ऐसे बांट दिया जाए, मान लेते हैं कि एक प्रतिरोध यहाँ से I आ रहा है, कैपिटल I, ठीक। अब यहाँ बिंदु पाया, अब यहाँ से 3 भागों में बढ़ गया, ठीक, I1 I2 और ये I3, जितना भाग में बांट दिया, ठीक, I3। तो यहाँ पर जो ये पूरा करंट आ रहा है वही 3 भागों में बट रहा है, 3 भागों में बढ़ रहा है। तो कैपिटल I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 जोड़ेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे, देखिए कि जो यहाँ से आ रही है वही एक ही लाइन में सीधे जा रही है, वही एक ही लाइन में सीधे जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर तो अगर यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे देखिए इनका यहाँ पे डिफरेंस 0 होगा, लेकिन इनका योगफल कैपिटल I कमा इन तीनों के योगफल के बराबर, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I3 ऐसा होगा, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्यों नहीं समान क्यों है एक ही जगह, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही लाइन में, देखिए अगर एक ही लाइन में 3 प्रतिरोध लगा दिए तो क्या हो, जो करंट वही जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा करंट पे, तो धारा का एक ही समान है, ठीक। तो हम देखिए V1 के अक्रॉस निकाल दीजिए, अरे R1 के अक्रॉस VR1 और V2 इनके अक्रॉस R2 के अक्रॉस क्या हो जाएगा, R2 के अक्रॉस वोल्टेज, R2 के अक्रॉस वोल्टेज का हो जाएगा आपका V2 बराबर हो जाएगा IR2, और इस तरह से V3 के R3 के अक्रॉस का हो जाएगा V3 हो जाएगा, R3 के अक्रॉस वोल्टेज या फिर के अक्रॉस वोल्टेज V3 बराबर का, यहाँ V3 लिए है तो IR3। अब देखिए यहाँ पर हम लगा देंगे वोल्टेज, हम यहाँ पे लगा देंगे KVL, किरचॉफ का वोल्टेज। अभी क्या बताया था, किरचॉफ वोल्टेज ला कि जो आपका वोल्टेज यहाँ पर है वही क्या होगी, पूरे इन तीनों के योगफल के बराबर होगा। तो लिख देंगे किरचॉफ वोल्टेज नियम से, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको समीकरण 3। क्या करेगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा, लिखेंगे बाई KVL या फिर किरचॉफ वोल्टेज के नियम के अनुसार। कैपिटल V जो है यहाँ पे, कैपिटल V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, कैपिटल V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने, लिखिएगा समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने, 1, 2 और 3 को
जोड़ दीजिए, क्या करिए 1 2 और 3 को जोड़ दीजिए। तो कैपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो कैपिटल V1 का मान का IR1 है, कैपिटल IR1 प्लस V2 मान IR2 है, V3 मान का IR3 है। अब यहाँ से I कॉमन निकाल लीजिएगा अगर, तो I को कॉमन निकाल लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर। अब देखिए इसको इधर कर लीजिए, तो V बटा I बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये भी क्या बताया था, V प्रोपोर्शनल IR क्या होता है, V बराबर IR क्या बताया था ओम के नियम के अनुसार। तो अगर हम यहाँ पर V बटे I करेंगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा। ठीक, तो V बटे I की जगह हम लिख सकते हैं R, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R, यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से, बाई ओम्स लॉ, फिर ओम के नियम से, बाई ओम्स लॉ, ओम के नियम से। ठीक, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, देखिए जो नियम जहां लगाएंगे उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने बाई KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज के नियम से, किरचॉफ वोल्टेज के नियम से यहाँ क्या ओम के नियम से लगाया, तो क्या R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये है कि यदि जो है कितना भी, अब देखिए ये 3 प्रतिरोध के लिए अगर यहाँ पर n प्रतिरोध 4 5 10 चाहे जितना प्रतिरोध लगा लीजिएगा, यदि प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा सारे प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है कि अब देखिए तुल्य प्रतिरोध का हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि देखिए R1 R2 R3 हमेशा बढ़ता जाएगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध का मान हमेशा बढ़ जाता है। ठीक, तो यह था आपका श्रेणी क्रम। अब इसके हम लोग बात करेंगे समांतर क्रम का। अब देखिए समांतर क्रम की बात करते हैं। समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम में कहा है कि चाहे जितना रेजिस्टेंस हो इसको लीजिए एक तरफ से, एक सिरा सबका एक तरफ कर दीजिए, दूसरा सिरा सबका एक तरफ होगा समांतर। जिसे इसको बनाना होगा कैसे बनाया जाएगा, एक प्रतिरोध R1 R2 R3, इन सबको मिलाइए एक जगह, क्या कर दीजिए एक सिरा सबका एक जगह, दूसरा सिरा सभी का एक जगह, ये क्या होगा समांतर क्रम। क्या होगा ये समांतर क्रम। तो मान लेते हैं 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3, अब इनके क्रॉस दे दीजिए वोल्टेज V। माना 3 रेजिस्टेंस जो है या फिर 3 प्रतिरोध क्रमशः समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक, लिख देंगे, इसको लिखना पड़ेगा कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 क्रमशः समांतर क्रम में जुड़े। माना 3 प्रतिरोध, हम 4 प्रतिरोध ले सकते हैं, 4 चाहे जितना ले सकते हैं। ठीक, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 क्रमशः जो है समांतर क्रम में या फिर एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक, अभी हमने बताया था किरचॉफ का करंट नियम। क्या बताया था, किरचॉफ करंट नियम। ऐसा बताया था कि अगर यहाँ से करंट आई आ रही है, यहाँ से 3 भागों में अगर बट रही है, I1 I2 और I3, तो इनका सम जो होगा तीनों के योग के बराबर होगा, ये बताए थे। तो मान लेते हैं कि यहाँ से करंट क्या निकल रही है, कैपिटल I, क्या जा रही है कैपिटल I। ठीक, तो यहाँ से 3 भागों में बट गया, तो इधर मान लेते हैं इसका I1 है, इस भाग में I2 और इस भाग में क्या जा रहा है I3। 3 भाग में बढ़ गया, इनका योग का तीनों के बराबर हो जाएगा। ठीक, I1 I2। तब देखिए ये क्या होगा, KCL के नियम से, किरचॉफ करंट के नियम से, अकॉर्डिंग टू KCL, किरचॉफ के करंट नियम से। ठीक, हम निकालेंगे I1 के में बहने वाली। अब लेकिन हाँ एक चीज और है कि वोल्टेज की बात किए तो वोल्टेज क्या होगा, समान होगा, क्योंकि अलग अलग क्या है कि इसमें देखिए 3 जगह बट रहा है, 1 2 3, 2 भाग बट रहा है, क्योंकि यही वोल्टेज सब में मिल रहा है। तो क्या यहाँ पर वोल्टेज का होता है समान। पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज समान होता है और करंट अलग अलग होती है। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होता है हर प्रतिरोध के, लेकिन करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज समान रहता है चाहे जितना प्रतिरोध, लेकिन करंट अलग अलग हो जाता है। अरे करंट समान रहेगा, वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा सीरीज में। यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज एक ही रहेगा, करंट अलग अलग हो जाएगा। ठीक,
3 भागों में क्या हुआ, करंट बट गया। अकॉर्डिंग टू केसीएल किरचॉफ के करंट नियम के अनुसार R1 में बहने वाली धारा, R1 में बहने वाली धारा, R1 में बहने वाली धारा कह लिया जाए, चाहे R1 के क्रॉस करंट, बात एक अच्छी, ठीक। तो देखिए इसमें क्या धारा जा रही है, आई, क्या जा रही है, स्मॉल I1, क्या है इसमें, I1। तो I इक्वल टू क्या होता है, ओम का V बटा R। तो V तो सब में समान है, लेकिन क्या है V बटे, अब इनके क्रॉस बात कर रहे हैं तो इनके क्रॉस करंट क्या है, V बराबर होता है IR होता है। I इक्वल टू क्या होता है, V बटे R यहाँ से होता है। तो यहाँ पर क्या, इसमें जो है आपका करंट है I1, ठीक। तो इसके अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा, V बटे R1, क्योंकि V सब में समान है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। V बटे R1 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब R2 के अक्रॉस में या फिर R2 में बहने वाली धारा, R2 में बहने वाली धारा I2 बराबर V बटा के R2 इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पाइएगा। इसमें क्या धारा बढ़ रही है, I2। अब R3 में बहने वाली धारा, R3 में बहने वाली धारा I3 बराबर V बटा के R3 इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर क्या लगाया हमने, किरचॉफ का करंट नियम, कि यहाँ पर क्या होता है कि आउटगोइंग करंट इनकमिंग करंट के बराबर, मतलब आने वाली धारा जो होती है, जाने वाली धारा के योगफल के बराबर होती है, मतलब ठीक। जो धारा यहाँ से आ रही है वही धारा यहाँ से निकलेगी, तो I होगा तीनों के योगफल के बराबर होगा। लगा देंगे किरचॉफ के नियम से, कैपिटल I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक। यहाँ से बट रहा है तो क्या होगा, बराबर होगा सबके का। समीकरण 1 I1 I2 और I3 सबको जोड़ दीजिएगा। समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर क्या करिए, इनको जोड़ दीजिए, ठीक। इसको मिटा दीजिए। एक दो और 3 को जोड़ दीजिए। तो अब देखिए कैपिटल I बराबर हो जाएगा I1 मान का V बटे R1, कह लीजिए V बटा के R1, I2 का मान का V बटे R2 प्लस I3 का मान का V बटा R3। अब देखिए कैपिटल V पूरे में एक है, क्या करें, इसको कॉमन निकाल लीजिए। तो I बराबर हो जाएगा V कोष्ट में 1, V कम है तो 1 तो ऊपर बचा, तो 1 बटे R1 हो जाएगा 1 बटे R2 प्लस 1 बटा के R3। अब इनको देखिए गुणा में का करिए, पक्षांतर तो भागा हो जाएगा। तो I बटा V बराबर हो जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा के R2 प्लस 1 बटा के R3। अब देखिए हमने यह पढ़ा था कि V बटे I बराबर का होता है R, क्या होता है R, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है, V बटा I, तो क्या हो जाएगा 1 बटे R हो जाएगा। तो I बटे V बराबर का होता है 1 बटा के R, तो इसके जगह क्या रख देंगे 1 बटा के R, क्या रख देंगे, तो 1 बटा के R बराबर 1 बटा के R1 प्लस 1 बटा के R2 प्लस 1 बटा के R3। ये होता है आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए प्रतिरोध के संयोजन के लिए फार्मूला का निगमन। इसको लिखते हैं R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब होता है कि यदि समांतर क्रम में चाहे जितना भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो उसका तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट मतलब होता है तुल्य, ठीक। उसके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होगा, ठीक। यदि जो है समांतर क्रम में बहुत सारा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, हम 3 के बाद नहीं चाहे जितना प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ दिया जाए, n प्रतिरोध हो तो भी, तो उसका तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ये होता है आपका ये समांतर। यदि यहाँ पर 2 प्रतिरोध हो, क्या हो, 2 प्रतिरोध हो, तो 2 प्रतिरोध के लिए एक अलग से फार्मूला बन जाता है। यहाँ पे 2 प्रतिरोध हो, 1 बटे R1 प्लस 1 बटा के R2, 1 बटे R बराबर, तो डायरेक्ट लिखना होता है, तो एक होता है R1 R2 बटा के R1 प्लस R2। आइए देखिए आया कहाँ से, इसकी बात करें। इसका एलसीएम निकाल R1 R2 आएगा, ये होता है R बराबर, क्या होता है R बराबर R1, मतलब यदि जो है 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, यदि इनका हम जो है जब कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ठीक, डेरिवेशन छोड़कर क्वेश्चन जब आएंगे 2 प्रतिरोध दिया हुआ है तो डायरेक्ट इनको हल करने से
अच्छा डायरेक्ट यहाँ देखिए R बराबर R1, ये क्या होता है R इक्विवेलेंट, R तुल्य प्रतिरोध, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बटा R1 प्लस R2। अब इसके कहाँ से आया तो देखिए इनका एलसीएम निकाले, R1 R2 हो गया तो ये R1 R2 से भाग देंगे तो R2 बचा है, यहाँ का बचेगा R1, तो लिख सकते हैं R1 R2, कोई फर्क पड़ेगा नहीं योगफल में। ये देखिए 1 बटे R के बराबर है तो R बराबर का इसका उल्टा हो जाएगा, तो R1 R2 बटा R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा आपका ये समांतर क्रम के लिए प्रतिरोध। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आएगा, यह प्रश्न समझ में आएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि जो दोस्त नए जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए प्रश्न जो है हर बार, ऐसा नहीं कि एक बार, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड पेपर दे रहे हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट हो या फिर हाई स्कूल, यह प्रश्न हर बार पूछा जाता है। ठीक, थैंक यू, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।